हाय ऑल, वेलकम टू एजीवीस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आप गल्फ कंट्रीज़ के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है, गल्फ कंट्रीज़ जैसा सऊदी, ओमान, बहरीन या कुवैत, सो आपके लिए ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि जनरली क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। तो एक सिनारियो ऊपर मेंशन किया होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस। सो क्वेश्चंस को पढ़ के सही ऑप्शंस को आपको चुनना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोगों को ड्यूटी के वजह से टाइम नहीं मिलता है ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए या फिर लाइव ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो क्या करेगा, काफ़ी लोग जो पीडीएफ मटेरियल उन लोगों को मिल रहा है सोशल मीडिया से, वो बाय हार्ट करके एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं। तो उसके वजह से वो लोग जो स्कोर रिक्वायर्ड है वो काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से स्कोर नहीं हो पाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को एक सोल्यूशन फाउंड किया है हमने, वो है एजीवीस ऑनलाइन ऐप प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस और थियरी जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बना के रखा है, ऐसा सेट किया कि वो बहुत आसानी से आप पढ़ सकता है और एग्ज़ाम भी आप क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो आता है हमारे ऐप के बारे में। स्पेशलिटी ये है कि ये 35 आवर्स का ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसके अंदर 4 फीचर्स है। पहला है थियरी क्लासेस, एचडी क्लासेस में रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। और दूसरा चीज़ ये है कि मटेरियल्स, पीडीएफ मटेरियल्स भी उसके अंदर है जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स है जो रिसेंटली एग्जाम्स में आ चुका है ऑलरेडी। ओके, तीसरा मॉक टेस्ट जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकता है और चेक कर सकते हैं कि आप कितने लेवल तक आपका नॉलेज गेन किया है और क्वेश्चन आंसर्स भी क्लैरिफाई कर सकता है। और फोर्थ है एग्जाम मोड टेस्ट, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकता है एकदम जैसे कि आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम लिख रहा है, उसी सेम पैटर्न में हम ये एप्लीकेशन के अंदर सेट किया है। तो जब आप एग्जाम के लिए अटेंड कर रहा होगा तो आपके लिए टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि कन्वीनियंट टाइम। ड्यूटी के बारे में आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप जब भी फ्री हो आप ये क्लासेस देख सकते हैं और जितनी बार देखना है उतनी बार आप देख सकते हैं। तो कन्वीनियंट टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे। और आपको दूसरा फीचर है कि आपको फैकल्टी भी मिलेगा इंडिविजुअल असिस्टेंस के लिए। आपको जब भी डाउट होता है थियरी क्लासेस में या क्वेश्चन डिस्कशन सेशन में, आप उस फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी मीडिया थ्रू आप कांटेक्ट कर सकता है और वो लोग आपके डाउट क्लियर करेगा। ठीक है, वो हम रोज़ ये एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चन अपडेशन करता है और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। जब भी कोई ज्वाइन करता है उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करता है और हमेशा कांटेक्ट में रहता है, ये देखने के लिए कि आप प्रॉपरली स्टडी कर रहा है और फॉलोअप भी करने के लिए। और उसके अंदर हम क्वेश्चन भी डालता है जो रिसेंटली एग्जाम्स के लिए आ रहा है। तो ये सब आपके लिए बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको ये डिस्कशन सेशन या इस वीडियो को पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये है एजीवीस ऑनलाइन ऐप का फैसिलिटीज़। थैंक यू। हाय ऑल, sorry, which of the following psychiatric term best describes this symptom? While talking, psychiatric patient repeated the same words stated by the nurse. So question ये है, ये statement किस कंडीशन के बारे में पूछ रहा है? While talking, psychiatric patient repeated the same words stated by the nurse. Nurse जो भी statement यूज कर रहा है, patient वही words वापस यूज कर रहा है। So repetition or imitation of the words said by others is known as echolalia. यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, verbigeration, echolalia, echopraxia, preservation. So repetition of the words said by the nurse is known as echolalia. यहाँ पे ऑप्शन B is the right answer, echolalia. Next question. A nurse is interviewing a client with schizophrenia. When the client begins to say kite, night, right, height and fright, the nurse documents this as. ये स्टेटमेंट के बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। ये स्टेटमेंट में क्या है, बहुत सारे वर्ड्स यूज करता है लेकिन उसका फीचर क्या है, सारे वर्ड्स एक ही जैसा साउंड करता है। सो व्हेन द क्लाइंट यूजेस वर्ड्स विच साउंड सिमिलर इज नोन एज क्लैंग एसोसिएशन। देखते हैं ऑप्शन, वर्बिगरेशन, स्टिल्टेड लैंग्वेज, क्लैंग एसोसिएशन, नियोलॉजिज्म। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे वर्ड्स अगर आप देखिएगा तो नाइट, काइट, राइट,
हाइट, ये सारे वर्ड्स एक ही जैसा साउंड करता है, उसको बोलते हैं क्लैंग एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse was trying to establish a therapeutic communication with the patient with schizophrenia. During the conversation, she noticed that he says, I go shop, hop, bop, top. Which of the following symptoms? This question another repeated. Okay, next question. A nurse in the newborn nursery is assessing a 2-hour-old newborn. She observed that the newborn has a caput succedaneum. Which intervention has the highest nursing priority? So यहाँ पे एक नर्स असेस कर रहा है 2-hour-old बेबी को, तो ये ऑब्जर्व करता है कि बेबी को कैपुट सक्सीडेनियम है। तो हमें पहले ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज कैपुट सक्सीडेनियम। कैपुट सक्सीडेनियम ये होता है कि a swelling on the baby's head due to extra pressure exerted by the uterine wall during prolonged or difficult delivery. So prolonged delivery के टाइम पे या difficult delivery के टाइम पे क्या होता है, बेबी के हेड में, क्योंकि बेबी का हेड यूट्राइन वॉल में स्टक हो जाता है, सो यूट्राइन वॉल प्रेशर डालता है बेबी के हेड में। बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट डिलीवरी इट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग ऑफ द हेड इन बेबी विच इज नोन एज कैपुट सक्सीडेनियम। सो एक्स्ट्रा प्रेशर के वजह से बेबी के हेड में जो स्वेलिंग होता है डिलीवरी में, उसको कहते हैं कैपुट सक्सीडेनियम। इसका कोई ये है फीचर, यहाँ पे आप देख सकता है स्वेलिंग, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 2-3 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, नर्स इन द न्यूबॉर्न नर्सरी इज असेसिंग अ 2-hour-old न्यूबॉर्न, शी ऑब्जर्व्ड दैट न्यूबॉर्न हैज अ कैपुट सक्सीडेनियम, व्हिच इंटरवेंशन हैज द हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। 4 ऑप्शंस है, एक्टिवेट कोड ब्लू इमीडिएटली, टर्निंग ऑन द रेडियन वार्मर, सी डू नथिंग इट विल रिसोल्व इन 3 to 4 days, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय नेसल कैनुला। सो बाकी 3 ऑप्शंस जो है वो इमरजेंसी मैनेजमेंट का ऑप्शंस है, लेकिन कैपुट सक्सीडेनियम का कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि वो 2-3 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू डू नथिंग। सो ऑप्शन सी, डू नथिंग इट विल रिसॉल्व इन 3 to 4 days इज द राइट आंसर। डू नथिंग इट विल रिसॉल्व इन 3 to 4 days. Next question, a female patient will do the breast implant surgery and she tells the nurse not to tell her family about the surgery. What is the nature of this action? ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रहा है। यहाँ पे एक पेशेंट को ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी पोस्ट किया है और पेशेंट रिक्वेस्ट करता है नर्स को कि इस कंडीशन के बारे में या सर्जरी के बारे में फैमिली मेम्बर्स को ना बताए, तो फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं चलना चाहिए, एंड द नर्स एक्सेप्ट्स दैट। तो इस एक्शन को क्या कहते हैं? सो पेशेंट की जो पर्सनल डिटेल्स जो है उसको हमें किसी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए। यू शुड कीप द पेशेंट इन्फॉर्मेशन एज प्राइवेट और सीक्रेट, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंशियलिटी। सो मेंटेनिंग क्लाइंट डिटेल्स एज अ सीक्रेट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, मेडिको लीगल प्रैक्टिस, इलीगल नर्सिंग प्रैक्टिस, ये तो इलीगल नर्सिंग प्रैक्टिस नहीं है, मेडिको लीगल प्रैक्टिस भी नहीं है। एथिकल डायलेमा, मतलब डायलेमा मीन्स कंफ्यूजन, व्हाट टू डू, क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में अगर कंफ्यूजन है तो उसको कहते हैं एथिकल डायलेमा, वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स पेशेंट डिटेल्स को सीक्रेट में रखना। सो आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करता है कि अपना पर्सनल डिटेल्स किसी को शेयर ना करे, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको एक्सेप्ट करना और उस डिटेल्स को प्राइवेट रखना, तो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी? सो सेपरेशन एंग्जाइटी क्या है? ये वर्ड पे ही मीनिंग है, एंग्जाइटी ड्यू टू सेपरेशन। चिल्ड्रन को होता है, खास करके जब भी पेरेंट्स अलग हो जाता है या फिर बाहर जाता है उसको छोड़ के, तो काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है। सो द एक्सट्रीम एंग्जाइटी ड्यू टू सेपरेशन ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज सेपरेशन एंग्जाइटी। सो क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ सेपरेशन इन ऑर्डर? सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। पहले ऑप्शंस देखते हैं। ए, प्रोटेस्ट, डिस्पेयर एंड डिटैचमेंट, बी, डिस्पेयर, प्रोटेस्ट एंड डिटैचमेंट, सी, डिटैचमेंट, प्रोटेस्ट एंड डिस्पेयर,
डी प्रोटेस्ट, डिटैचमेंट एंड डिस्पेयर। सो यहाँ पे 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज में ये होता है कि प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब नॉट अलाउिंग द पेरेंट्स टू गो, सो पेरेंट्स को जाने नहीं देता है, उसको कहते हैं प्रोटेस्ट। सेकेंड स्टेज में डिस्पेयर हो जाता है जब वो जाता है डेस्प होके एक्सेसिव क्राइंग, सो एक्सेसिव क्राइंग इज नोन एज डिस्पेयर। और उसके बाद डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब वो लोग पेरेंट्स वापस आने तक किसी से बात नहीं करता है एंड अलग सा बैठा रहता है। सो सिटिंग अलोन अंटिल द पेरेंट्स कम बैक इज कॉल्ड एज डिटैचमेंट। सो दीज आर द 3 स्टेजेस of separation anxiety in order. First is protest, in which they not allow the parents to go, and second is despair where there is excessive crying, and third is detachment, so sitting alone until the parents come back. So ये है order protest, despair and detachment. ये भी बहुत important question है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में frequently आ चुका है questions, so this is very important. Next question, a female patient saw the IV tube as a snake. The nurse considered this reaction as, IV tube को देख के एक पेशेंट बोल रहा है कि आपके गले पे एक सांप है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो ये भी इट कम्स अंडर साइकेट्री। पहले देखते हैं ऑप्शंस, इल्यूशन, डिल्यूशन, हैलुसिनेशन एंड पैनिक अटैक। पैनिक अटैक मतलब जब भी पेशेंट को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है उस टाइम से ज़्यादा घबराता है। So intensive fear during extreme stress situation is called as panic attack. उस टाइम पे पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी, चॉकिंग सेंसेशंस, फियर ऑफ डाइंग, एक्सेसिव सेटिंग जैसे सिम्टम्स आता है, तो उसको कहते हैं पैनिक अटैक। especially during stressful situations patients becomes extremely fear which is known as panic attack. ऑप्शन सी hallucination मतलब false sensory perception, जो नहीं है वो सेंस करेगा, विजुअल होगा या ऑडिटरी होगा या टैक्टाइल होगा, ऐसे 5 टाइप का हैलुसिनेशन है। सो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई इज नोन एज हैलुसिनेशन। और बी डिल्यूशन मतलब फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, एक ही थॉट पे ठीक रहता है जो गलत थॉट है, तो फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ इज नोन एज डिल्यूशन। और ऑप्शन ए इल्यूशन, इल्यूशन मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है, जैसे कि हम मैजिक में देख रहे हैं उसको कहते हैं इल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, आईवी ट्यूबिंग को देख के उसको लगा कि ये स्नेक है, तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट जैसा लगने को कहते हैं इल्यूशन। सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए इल्यूशन। नेक्स्ट इज पोजीशन ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी। पोजीशंस भी फंडामेंटल्स में आ रहा है क्वेश्चंस। लिवर बायोप्सी करने के लिए क्या पोजीशन देना चाहिए? ऑप्शन ए प्रोन, बी सुपाइन विथ राइट हैंड बिलो द हेड, सी राइट साइड लाइंग, डी लेफ्ट लैटरल। क्योंकि हमें प्रोसीजर लिवर पे करना है और लिवर का लोकेशन है राइट अपर क्वाड्रेंट, सो राइट अपर क्वाड्रेंट ऊपर आना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन, ताकि राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन विल कम अप एंड यू कैन ईजिली एक्सेस द लिवर। दूसरा पोजीशन ये है कि सुपाइन, इतना तक सही है, सुपाइन विथ राइट हैंड बिलो द हेड नहीं अबव द हेड रखना चाहिए, ताकि जो कोस्टल एरिया जो है वो ऊपर हो जाता है और बायोप्सी करने के लिए एक्सेस भी इजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड बिलो द हेड है, ये आंसर गलत है। सो मोस्ट यूज्ड पोजीशन इज लेफ्ट लैटरल पोजीशन। ये भी पूछता है कि व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर लिवर बायोप्सी, तो उसका आंसर है राइट साइड लाइंग पोजीशन, क्योंकि पेशेंट को प्रोसीजर के बाद ब्लीडिंग होगा और पेन होगा। सो टू रिलीव पेन एंड ब्लीडिंग यू शुड प्लेस द पेशेंट ऑन राइट लैटरल पोजीशन विथ अ पिल्लो अंडरनीथ, पिल्लो और स्मॉल सैंड बैग अंडरनीथ टू रिलीव पेन एंड ब्लीडिंग। सो ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी लेफ्ट लैटरल, आफ्टर लिवर बायोप्सी राइट साइड लाइन।
facilities. Thank you. അത് കഴിഞ്ഞു.